हेलो भाई और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फुल्ली इन हिंदी में बाइसेक्शन मेथड, बोल्जानो मेथड, समद्विभाजन विधि या हम इसे द्विभाजन विधि भी कहते हैं। इतने सारे नाम को सुन करके परेशान मत होइएगा, सभी नाम एक ही बंदे के हैं। बाइसेक्शन मेथड, समद्विभाजन विधि, द्विभाजन विधि या बोल्जानो विधि उसी को कहते हैं। ठीक है, तो यह विधि मध्यमान गुणधर्म के बार बार उपयोग पर आधारित है। मध्यमान गुणधर्म मतलब जैसे कोई भी संख्या होगी हमारे पास दो तो उनका सेंटर पॉइंट हमको इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के बार बार उपयोग पर आधारित है। ठीक है, ये बाइसेक्शन मेथड को प्रूफ कीजिए, बोजानो मेथड को प्रूफ कीजिए। अगर आपके पेपर में आता है तो आप इस डेरिवेट को पूरा पूरा लिख दीजिएगा, क्योंकि प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो आपको पूरी जानकारी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा कम है, केवल कुछ फॉर्मूलाज हैं और बाकी ज्यादा पूरा लिखना ही पड़ेगा। और जहां तक बात होती है इसके क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। इसी वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ आपको समझ में आ जाने वाला है। और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, मेरे नेम से सर्च कीजिएगा या फिर आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर के भी देख सकते हैं। तो वहां से जाकर के आपको डायरेक्टली मेरे चैनल में जाकर के इसकी जो नोट्स है वो आपको मिल जाने वाली है। ठीक है, तो यह विधि मध्यमान गुणधर्म के बार बार उपयोग पर आधारित है। मान लें कि फलन हमारा एफ एक्स बिंदुओं ए और बी के बीच सतत है। एफ एक्स हमारे पास कोई फलन होगा, जैसे फलन का मतलब होता है कोई फंक्शन, एफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ऐसे करके कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो बिंदु ए और बी के बीच सतत है, तो स्पष्ट मान से हम लोग एफ ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू मान लीजिए कोई दिया गया है, 1 या 2 दिया गया है, तो उसके फॉर्मेट में हम लोग एफ ए की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास अगर ऋणात्मक मान आता है और एफ बी की वैल्यू धनात्मक आती है तो ए और बी हम ले लेंगे। अब ये ऋणात्मक और धनात्मक किस प्रकार से आता है उसको हम लोग उदाहरण में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से। यहां पर आपको अगर कभी मान लीजिए बाइसेक्शन मेथड को प्रूफ कीजिए आया, तब हम इस फॉर्मेट को पूरा लिखेंगे। बाइसेक्शन मेथड को लिखिए तथा इसे प्रूफ कीजिए, तो हम इस फॉर्मेट को लिखेंगे। अन्यथा हम डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन की तो बात अलग ही है। ठीक है, यहाँ पर केवल आप बाइसेक्शन मेथड का प्रूफ करने के लिए बात यहाँ पर आने वाली है। और एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको बना लेने का है सभी चीजों को। तो रूट का पहला अनुपात हम लोग निकालेंगे, फर्स्ट अनुपात, तो x1 बराबर हम लोग निकालेंगे 1/2 a प्लस बी। यहाँ पर ऋणात्मक और धनात्मक हमारा एफ ए और एफ बी के हिसाब से चलेगा, और जो वैल्यूज हम लोग लेंगे वो ए और बी के हिसाब से लेंगे। उदाहरण में आपको समझ में आ जाने वाला है। जब स्पष्ट रूप से हम लोग मान एफ ए का मान अगर ऋणात्मक आता है और एफ बी का मान धनात्मक आता है, तो हम लोग ए प्लस बी की वैल्यू हम लोग उसको मान लेंगे। ठीक है, यहां पर x1 बराबर 1/2 a प्लस बी। अब a प्लस बी की वैल्यू हम रखेंगे जैसे ही, तो हमारे पास x1 का मान आ गया। अब x1 के मान को जब हम लोग निकालेंगे, मतलब x1 का मान तो निकल गया, अब x1 के मान को हम लोग फंक्शन में रखेंगे, एफ एक्स में रखेंगे। x1 बराबर, अगर हमारा x1 की वैल्यू रखते ही 0 प्राप्त होता है तो यह हमारा मूल, मतलब यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर 0 नहीं प्राप्त होता है तो मूल a और x1 या फिर x1 और b के बीच में हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, यह इस पर निर्भर करता है कि fx1 का मान धनात्मक है या ऋणात्मक। अर्थात मान लीजिए fx1 की मान अगर हमारा धनात्मक आता है तो हम लोग a और b में से जो ऋणात्मक होगा उसको हम लोग लेंगे। और अगर fx1 की वैल्यू ना, x1 की वैल्यू नहीं, हम लोग fx1 फंक्शन लगाने के बाद धनात्मक ऋणात्मक को देखना है। इसके जो मान है उसमें हम लोग को कोई भी कुछ नहीं देखना है। हमको fx1 फंक्शन वाले में अगर धनात्मक ऋणात्मक आता है तब हमको देखना है। तो हमारा fx1 बराबर मान लीजिए अगर ऋणात्मक आया तो हम लोग a और b में से कोई सा अगर धनात्मक होगा तो हम लोग उसकी वैल्यू उसको हम लोग लेंगे। अब ये किस प्रकार से हम इसकी मानों को लेंगे उसको हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। तब हम अंतराल के पहले की तरह 2 भागों में विभाजित करते हैं।
पहले की तरह हम अंतराल को अब 2 भागों में विभाजित कर देंगे और इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि इसका मूल वांछित सटीकता तक ना हो जाए। मतलब ये एक हमारे पास अगर क्वेश्चन में लिखे रहेगा कि आप 4 हमारे अनुमान तक निकालिए, ठीक है, 4 मान तक निकालिए, या फिर ऐसे क्वेश्चन में ही लिखे रहेगा कि आपको इतना तक निकालना है, तो वहां तक हमको निकालना पड़ेगा, वांछित सटीकता तक प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। या f(x1) धनात्मक है, इसलिए मूल a और x1 के बीच है, तो मूल का दूसरा अनुमान हम लोग x2 बराबर 1/2 ax1 निकाल लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ बस मान रहे हैं कि चित्र में हमारे पास f(x1) धनात्मक है, ठीक है, तो इसलिए a और x1 के बीच है। मान लीजिए हमारे पास x1 की वैल्यू f(x1) की वैल्यू आई धनात्मक में। अब धनात्मक में वैल्यू आ गई और a और b में से ऋणात्मक कोई है, ठीक है ना। मान लीजिए a ऋणात्मक में आया, तो हम लोग a की वैल्यू को ले लेंगे और हमारा x2 की वैल्यू प्राप्त करेंगे। x2 द्वितीय अनुमान, ठीक है, 1/2 a प्लस x1। जो पहले रहेगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में रहेगा उसको बाद में लिखना है। इसको आप समझ लीजिएगा। अब यदि हमारा f(x2), अब हम लोग x2 की वैल्यू इससे ज्ञात कर लिए। अब x2 की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली, अब हम f(x2) मान और हमारा वैल्यू ऋणात्मक में आया, तो हमारा जो मूल होगा वो x1, अगर x1 हमारा आया था धनात्मक में, ठीक है, तो x2 के बीच हमारा मान आ जाएगा x1 और x2 के साथ, क्योंकि हमारा x1 की वैल्यू हमने यहाँ पर धनात्मक में लिखी है और हमारा x2 आया ऋणात्मक में, तो हम लोग ऋणात्मक और धनात्मक को ले लेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पर ऋणात्मक आया और ये भी ऋणात्मक में रहता, तो हम लोग इसके और पूर्व की वैल्यू जो धनात्मक में होगा उसको हम लोग लेंगे। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब f(x2) ऋणात्मक है, तो मूल x1 और x2 के बीच हमारा x3 तृतीय अनुमान, तीसरा अनुमान निकलेगा, x3 बराबर 1/2 x1 प्लस x2। तो इस प्रकार से हमें आगे प्रक्रिया बढ़ाते जानी है। x3 निकल गया, फिर हमें fx3 निकालेंगे, फिर fx3 से हमें धनात्मक ऋणात्मक पता चलेगा, फिर सेम प्रोसीजर्स आगे बढ़ते जाएगा इसी प्रकार से। बाइसेक्शन मेथड को सिद्ध कीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस में आपको पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाने वाला है। तो यहाँ बस मान लीजिए हमारे पास हमारे एग्जाम्पल में वैल्यू आती है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ minus 4x minus 9 equal to 0 using the bisection method in a 4 stage। यहाँ पर 4 स्टेज तक लिख दिया है। हमने x1, x2, x3 निकाला था ना, हमको x4 तक इसकी वैल्यूज को निकालना है। 4 चरणों में द्विभाजन विधि, या हम इसे सम द्विभाजन विधि भी कहते हैं, का उपयोग करके समीकरण 3x³ minus 4x minus 9 equal to 0 का मूल ज्ञात करें, ठीक है। अब किस प्रकार से हम लोग उसके मूल ज्ञात करते हैं, पूरे सॉल्यूशन को अब हम लोग देखते हैं। तो दिया है हमारे पास x³ minus 4x minus 9 equal to 0। हम लोग इस पूरे समीकरण को fx वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। fx बराबर x³ minus 4x minus 9। अब हमें निकालना है प्रारंभिक मान। हमारे पास 2 प्रारंभिक मान हमको निकालना जरूरी है। अब प्रारंभिक मान को हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे? सबसे पहला हमारा जो समीकरण रहेगा उसमें हम लोग x इक्वल टू 0 रखेंगे। सीधे सीधा 0 रखना है, सीधा सीधा। अब हमारे पास fx में x इक्वल टू 0 रखने पर f0 बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाती है -9, जो कि है नकारात्मक वैल्यू, ठीक है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आई वो नकारात्मक में आई, f0 की वैल्यू। तो अब हम लोग देखते हैं, अगर अगला मान जो हमारा अगर आएगा वो अगर धनात्मक में आता है तो हमारा जो a की वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी और b की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम अगला मान देखते हैं, तो यहाँ पर हम x इक्वल टू 1 रखेंगे। अब x इक्वल टू 1 रखने पर f1 की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो हमारी -12 प्राप्त हुई, जो कि ऋणात्मक है। तो अब हमको यहाँ पर नहीं रुकना है, अब हमको x इक्वल टू 2 रखना है, जब तक कि हमारा एक धनात्मक वैल्यू नहीं आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू 2 रखते हैं, तो f2 बराबर 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 9, मतलब सेम 2 की वैल्यू हमने समीकरण में रखी तो हमारे पास -9 वैल्यू आया, जो कि है ऋणात्मक वैल्यू।
तो अब हम लोग एक्स बराबर 3 रखेंगे। अब x बराबर 3 रखे तो f3 बराबर हम लोग जब निकाले तो हमारे पास एक धनात्मक वैल्यू प्राप्त हुई 6, जो कि है एक सकारात्मक वैल्यू। तो हमारे पास जो सकारात्मक वैल्यू प्राप्त हुई, इसकी पूर्व का जो ऋणात्मक वैल्यू होगा उसको हम लोग ले लेंगे हमारा a बराबर 2 और b बराबर 3। ठीक है, हमको सकारात्मक और नकारात्मक को हमको F2 मतलब फंक्शन लगाने में जो हमारे मान आएगा उसमें हमको सकारात्मक और नकारात्मक देखना है, ना कि जो हमारे वैल्यूज होंगी उसमें। ठीक है, आप इस चीज को आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्रमागत रूप से आने वाले F3 सकारात्मक और F2 नकारात्मक से हमारे जो सबसे पहला वैल्यू F2 से हमारा a बराबर 2 हो जाएगा, और जो हमारा सेकेंड वैल्यू आई थी F3 से हमारा b बराबर 3 हो जाएगा, प्राप्त होता है। ठीक है, a और b की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से प्राप्त हो जाती है। अब हमारा a और b की वैल्यू प्राप्त हो गई तो हम लोग प्रथम अनुमानित मान इससे निकाल सकते हैं। प्रथम अनुमानित मान के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, x1 बराबर 1/2 a प्लस b। तो हम लोग यहाँ पर प्रथम अनुमानित मान है x1 बराबर a प्लस बी अपॉन 2। a और b की वैल्यू हमने 2 + 3/2 रख दी है और हमारे पास 5/2 का 2.5 आ गया। x1 की वैल्यू 2.5। अब 2.5 आ गया। अब हमको लगाना है इसमें फंक्शन x1 की वैल्यू में fx1 बराबर निकालेंगे। अब तो fx1 बराबर हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करते हैं 2.5 का होल क्यूब माइनस 2.5 माइनस 9, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस वैल्यू प्राप्त हुई -VE, मतलब नकारात्मक वैल्यू प्राप्त हुई हमारी fx1 की वैल्यू। अब हमारे पास एक नकारात्मक वैल्यू आई, तो इसके पूर्व में जो सकारात्मक वैल्यू आई थी हमारी b की वैल्यू सकारात्मक के रूप में है, तो अब हम उसको ले लेंगे। तो क्रमागत आने वाले सकारात्मक और नकारात्मक मान को हम लोग लेने पर हमारे पास b fb का बराबर सकारात्मक मान है और x1 का नकारात्मक मान है, इससे हमारा हो जाएगा मान। ठीक है, अब द्वितीय अनुमानित मान है, तो द्वितीय अनुमानित मान के लिए x2 इक्वल टू b प्लस x1/2, वही 1/2 a प्लस b हम लोग लिखते थे ना। अब हमारा जो पहला आ गया सकारात्मक ये आ गया, दूसरा नकारात्मक ये आ गया, कोई भी हो सकता है, बट पूर्व वाले को हम लोग को शुरू में ही लिखना रहता है, बाद वाले को बाद में ही लिखना होता है। तो हमारे पूर्व वाला था सकारात्मक और ये हो गया नकारात्मक, तो हम लोग b प्लस x1 कर दिए और हमारे पास x2 की वैल्यू प्राप्त हो गई 2.75। अब हम लोग 2.75 में हमारा फंक्शन का यूज करेंगे, fx2 बराबर निकालेंगे, तो हमारे पास कुछ ये वैल्यूज इसमें इस समीकरण में हम लोग रखेंगे और समीकरण से हल करने पर हमारे पास प्राप्त होता है +VE, एक सकारात्मक मान हमें प्राप्त होता है। तो हमारे पास ये सकारात्मक मान आ गया और इसके पूर्व वाला जो हमारा x1 था वो नकारात्मक था, तो सकारात्मक और नकारात्मक से हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर तृतीय अनुमानित मान हम निकाल लेंगे डायरेक्ट। ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको अगर एक बार में समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि x3 बराबर x1 प्लस x2 लिख देंगे, पूर्व वाले मान को पहले, बाद वाले को बाद में। x1 प्लस x2/2, सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी 2.625। ठीक है, हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी 2.625। अब हम लोग इसमें फंक्शन लगा देंगे। फंक्शन लगाने के पश्चात हैं fx3 बराबर सेम fx3 की वैल्यू हमने निकाले थे 2.625, इस वैल्यू समीकरण में रखना है। समीकरण में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस वैल्यू आ गई। माइनस वैल्यू से एक कदम पूर्व हमारा धनात्मक वैल्यू था। ठीक है, x2 की वैल्यू धनात्मक और उसकी वैल्यू ऋणात्मक में आ गई। सेम x4 की वैल्यू निकाल लेंगे तुरंत ही। चतुर्थ अनुमानित मान के लिए x4 बराबर x2 प्लस x3/2, हमारे पास x4 की वैल्यू प्राप्त हो गई 2.6875। ये हो गया हमारा मूल लगभग 2.6875 है। तो हमें हमारे क्वेश्चन में बोला था कि हमें फोर्थ स्टेज तक ही बस निकालना था, तो हमने चतुर्थ मान तक हमारी वैल्यूज को निकाल करके बाइसेक्शन मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हमने बाइसेक्शन मेथड को प्रूफ किया और साथ ही साथ उसके एक क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया। इसकी कोई भी अगर आपको शंका हो,
कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत पूछिएगा, जिससे आपकी शंका भी दूर होए और लाइक सब्सक्राइब भी हमारा बढ़ते जाए। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।